बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हेड टू टेल रूल और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। उसमें मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी और 2 एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी जाके देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बताई है। तो आज भी हमारा वही टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर जो पिछली क्लास में था। बस फर्क ये है आज हमारा मेथड थोड़ा चेंज है। पिछले वाले लेक्चर में हमारा मेथड था हेड टू टेल रूल और आज हमारा मेथड है पैरेललोग्राम लॉ। तो यहां आज हम समझेंगे कि ये पैरेललोग्राम लॉ के जरिए वेक्टर की एडिशन कैसे करते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो आज हम जानेंगे। और साथ ही साथ में आपको थोड़ी सी बातें अबाउट लॉ ऑफ कोसाइन मतलब लॉ ऑफ साइन के बारे में भी बता दूंगा। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसकी डेरिवेशन की, वो अभी मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। वो सिर्फ आपको मैं इतनी बात बता दूंगा कि आपके अगर सामने कोई सवाल आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको आइडिया हो। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ है, तो इस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद डायग्राम समझेंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ अगर टू वेक्टर्स आर अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो बोल रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स की साइड इस तरह हो कि वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड की तरह लगे, तो देन फिर क्या होगा, देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमें कहां मिलेगा, वो हमें मिलेगा पैरेललोग्राम लॉ के डायगोनल पे मिलेगा। तो ये जो बात इसने कही ना, हम इसे आगे समझते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दो वेक्टर्स, सबसे पहली चीज जो आपके नोट करनी है ना वो क्या है, वो ये है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग दो वेक्टर की एडिशन कर सकते हैं एक वक्त के अंदर, सिर्फ दो वेक्टर। जबकि हेड टू टेल रूल के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप उस मेथड के जरिए इनफाइनाइट वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर वहां लगाएंगे जहां सिर्फ दो वेक्टर्स ऐड होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चले भाई, तो सबसे पहले यहां पर दो वेक्टर्स को आपको इस तरीके से लेना है कि वो जब मिले तो वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड की तरह बिहेव करे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, तो मैंने ले लिया एक वेक्टर, ये रहा, ये हमारे पास क्या आ गया, एक वेक्टर ये आ गया। इस वेक्टर को मैंने क्या कह दिया, इस वेक्टर को मैंने कह दिया ये है ए वेक्टर। अब हम मुझे जो दूसरा वेक्टर ऐसे लेना है ताकि वो जो ज्वाइन हो ना वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड की तरह लगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया ये वेक्टर बी, मैंने ले लिया ये वेक्टर बी। चले भाई, यहां तक की बात क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पैरेललोग्राम दिखता कैसे है, तो अगर आप यहां देखें तो आपको नजर आ रहा होगा ये पैरेललोग्राम है और इस तरीके से नजर आता है। रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल होता है बिल्कुल सीधा, लेकिन पैरेललोग्राम होता है थोड़ा सा टेढ़ा। तो इसी वजह से मैंने इस लाइन को सीधा नहीं लिया, थोड़ा सा टिल्ट करके लिया। अब ये दोनों लाइनें क्या लग रही है, एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड की तरह लग रही है और इसके मुताबिक, इस स्टेटमेंट के मुताबिक इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहां आएगा। अभी मैं इसको पूरा पैरेललोग्राम बना देता हूं, फिर इसके बाद रिजल्टेंट की बात करते हैं। अब आपको याद आया कुछ, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, मैंने आपको उस वक्त बताया था एक टाइप जिसका नाम था फ्री वेक्टर। उस वक्त मैंने बताया था ये फ्री वेक्टर जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे कहां पर, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर। ये फ्री वेक्टर क्या होता है मैं आपको एक दफा याद दिला देता हूं। फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको हम उसी वेक्टर के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। और उस वक्त मैंने ये बात भी बताई थी, पैरेलल का मतलब ये नहीं होता इसी के बराबर में, नहीं, आप ऊपर नीचे साइड में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है पैरेलल। और शिफ्ट करते हुए आपको यह ध्यान रखना होता है कि ना उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो। आपको मैंने बताया था ना मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस वेक्टर की जो लेंथ होती है इसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड, और ये एरो जो है वो डायरेक्शन बताता है। तो ना आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करनी है और ना ही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करना। तो ये बात समझ में आ गई, दिमाग में रखेंगे ना, बिल्कुल। अब हम करते हैं, अब मैं क्या करता हूं, इसी वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं। तो मैंने इसी वेक्टर को इसके
पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ना आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, ना आपको मैग्नीट्यूड चेंज करना है। तो ये वेक्टर बी था, तो ये भी क्या होगा, ये भी वेक्टर बी होगा। इसी ए वेक्टर को मैं इसके पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, अभी परफेक्ट तो नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया, इसी वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ये कौन सा वेक्टर होगा, ये भी ए ही वेक्टर होगा, क्योंकि हमने इसको पैरेलल शिफ्ट किया। तो बन गया ना एक पैरेललोग्राम, सही है। अब हमारे पास पैरेललोग्राम का डायगोनल मैं आपके सामने बना देता हूं। ये आ गया हमारे पास पैरेललोग्राम का डायगोनल, ये है हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब आपके पास ये दो साइड है, दो वेक्टर से, इफ टू वेक्टर्स आर अलोंग, साथ है, द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन फिर क्या होगा, देयर रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो कहां होगा, इज अलोंग द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये कहां पर है, ये अलोंग कहां पर है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। और अगर आप थोड़ा गौर करें, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ही मिल रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। हमने क्या किया, हमने ए वेक्टर की हेड के साथ बी वाले वेक्टर की टेल को जोड़ा, और रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने का तरीका क्या था कि फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल से वेक्टर को स्टार्ट करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर को, और लास्ट वाले जो वेक्टर उसकी हेड पे जाके उसे रोक देंगे, तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिला, जब हमने ए वेक्टर को और बी वेक्टर को ऐड किया। अब ये पूरी डायग्राम आपको समझ में आ गई। अब जरा मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूं, तो वो सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जरा गौर फरमाइएगा। मैं मान लेता हूं कि यहां से जो एंगल बन रहा है ना, यहां से जो एंगल बन रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूं, क्या है ये एंगल अल्फा है। यहां से जो एंगल बन रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, सारे एंगल एंटी क्लॉकवाइज रखिएगा। यहां से जो एंगल बन रहा है ना, इसको मैं नाम देता हूं, ये एंगल कौन सा है, दिस एंगल इज बीटा। और यहां से जो एंगल बन रहा है ना, यहां से जो एंगल बन रहा है, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, दिस एंगल इज गामा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपको तो पता है ये एक क्या है, ये आप बोलेंगे सर ये तो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स होते हैं। तो यहां पर हमने एक एंगल को अल्फा कह दिया, दूसरे एंगल को बीटा कह दिया, तीसरे एंगल को गामा कह दिया। मुझे नहीं लगता अब यहां कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए आप लोगों को, इंशाल्लाह नहीं होगी। आप चाहे नाम किसी और को भी दे दें, किसको नाम क्या दे दें, कुछ भी दे दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां तक की बात क्लियर है। चलें अब स्टूडेंट डेरिवेशन का आगाज करना है। इस डेरिवेशन का आगाज करने के लिए हम क्या करें स्टूडेंट्स, यहां पे डेरिवेशन का आगाज करने के लिए हमें चाहिए होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन यहां तो नहीं है, और नहीं है तो क्या हुआ, बना देते हैं। अब हमारे पास एक तरकीब आई, हमने बोला राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्यों नहीं बन रहा, इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ये जो साइड है ना इसकी, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, अगर सीधी होती ना राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता। हमने बोला यार टेढ़ी है ना, हमारे पास तो एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो कॉन्सेप्ट है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। हम कभी भी किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। ये टॉपिक मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि सुनिएगा मेरी बात को, ये जो डेरिवेशन मैं आपको करवाने जा रहा हूं ना, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, सिंध बोर्ड के सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया, सही है ना। तो जल्दी देख लीजिएगा। तो यहां पर अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आगे मैं आने वाली वीडियोस में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अपलोड करूंगा, वो लाजमी देख लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस बी वाले वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा, इस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा। अब यहां पर एक दो कंपोनेंट मिलेंगे इस बी वाले वेक्टर के, और दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर आप देखें ये और ये वाला वेक्टर आपस में क्या है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं कंपोनेंट्स। अब जरा सुनिएगा, एंगल यहां से बना देता हूं, तो यहां पे ये वाले जो कंपोनेंट है इसे कहूंगा बी वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, ये एक्स कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट है, इसे मैं कहूंगा कि ये बी वाले वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास बी वाले वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आ गए, एक आ गया बी एक्स और एक आ गया बी वाई। बी एक्स को हम लोग बी कॉस थीटा भी कहते हैं, और बी वाई को हम कहते हैं बी साइन थीटा। ये सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, इससे टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। ये अब बन गया, अगर आप गौर करें, यहां इस बड़े वाले ट्रायंगल को गौर करें, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये कौन सा ट्रायंगल है, एक इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ,
चले ओ नहीं देता, इस ट्राइंगल को, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया Q और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया R। तो ये बन गया एक PQR ट्राइंगल। तो अब आए जरा डेरिवेशन करते हैं ताकि हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर, ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, और हमें इसका क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब आपको एक बात और क्लियर कर दूं, मुझे भी एक जमाने में कंफ्यूजन हुआ करती थी मैग्नीट्यूड को लिखते वक्त, और मैं नहीं चाहता वो आपको कंफ्यूज हो। उसमें कभी भी आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होता है ना, उसके दो तरीके होते हैं। आपने तो पहले क्या बना दिया, एक एरो बना दिया इसके ऊपर। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है वेक्टर को, और हमें सिर्फ चाहिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लिखने के तरीके देखिएगा, अब आप क्या करें, इसी वेक्टर के दोनों तरफ, इसी वेक्टर के दोनों तरफ अगर आप बार लगा देंगे तो ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड को। अगर आप बार नहीं लगाना चाहते तो फिर आप एक और तरीका है मैग्नीट्यूड को दिखाने का, सिर्फ आर बना दें। क्या बना दें, सिर्फ आर, एरो वैरो नहीं लगाइएगा। तो ये भी मैग्नीट्यूड बताता है और ये भी मैग्नीट्यूड बताता है, और मैं इसी तरीके से लिखता हूं, सही है ना। तो ये मुझे काफी मुश्किल लगता है, इसलिए मैं इसको फॉलो नहीं करता। चले भाई, ये बात भी क्लियर हो गई, आए जरा डेरिवेशन का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो ये ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल PQR। क्या लिख दूंगा, इन ट्राइंगल PQR। हम किसको यूज करेंगे, हम यूज करेंगे किसको, बाय यूजिंग, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हम यूज कर सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ गया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आप बोलेंगे सर बहुत आसान सी बात है, मैथ के स्टूडेंट को आता होगा, अगर बायोलॉजी वाले हैं तो उनको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, मैं बता देता हूं, वैसे उन्होंने 9-10 में पढ़ा ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये है असल में क्या, ये हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे एक बात बताएं, बात ये, हाइपोटेन्यूज कौन है यहां पर, आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर के जो सामने होता है ना, मतलब 90 डिग्री के सामने, वो होता है हाइपोटेन्यूज। ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को हमने क्या नाम दिया, आर का। हमें वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड लिखना, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, लेंथ, और लेंथ असल में क्या होती है, मैग्नीट्यूड। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज हमारा कौन है, आर। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे और फरमाइएगा। उसके बाद बेस, बेस कौन है, इस ट्राइंगल की बेस कौन है, आप बोलेंगे सर यहां से लेके पी क्यू हमारी क्या है, इस ट्राइंगल की बेस। और पी क्यू की लेंथ की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे सर आप क्या करें, ए वेक्टर यहां से लेके यहां तक है और बी एक वेक्टर यहां से लेके यहां तक है, और पूरी बेस कितनी होगी, आप बोलेंगे सर ए वेक्टर प्लस का बी एक्स वेक्टर। तो इसका मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। चले भाई, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, मैं बता रहा था बेस के बारे में, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं एंगल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, तो जल्दी से सुन लीजिएगा। स्टैंडर्ड एंगल की तरह देख रहा हूं, जिस तरीके से स्टैंडर्ड लिखा जाता है मैं उस तरीके से एंगल को बता देता हूं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, ए के सामने हमेशा जो एंगल होता है वो होता है अल्फा, बी के सामने जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं बीटा, और हमारे पास आर के सामने, ये सी साइड होती है हमारी, तो सी के सामने जो एंगल होता है वो होता है गामा। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड एंगल मैंने आपके सामने बना दिया। अब आया कंटिन्यू करते हैं, बेस, हमारी बेस की क्या बात हुई है, बेस हमारे पास ट्राइंगल की क्या है, ये है बेस, और इस बेस को हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस ए वाले वेक्टर को ऐड करवा देंगे किसके अंदर, बी एक्स वाले वेक्टर को, तो हमारे को इस ट्राइंगल की बेस मिल जाएगी। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बेस हमारे पास क्या होगी, ए प्लस का बी एक्स, वेक्टर नहीं है, हमें सिर्फ लेंथ से लेना देना है, इसका स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर हमारे पास कौन है, ये है हमारे पास एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, ये है हमारा ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, जो कौन है, दैट इज बी वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी वाई, और इसका क्या आ गया, स्क्वायर। अब जरा आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर आप गौर करें तो यहां पे लग रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस का 2ab cos, सॉरी 2ab प्लस का b स्क्वायर। चले जरा गौर फरमाइएगा आगे, ये आ गया आर का स्क्वायर, उसके बाद इज इक्वल टू, यहां लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या होता है a का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस का 2a, हमारे पास कौन है, a ही है, b हमारे पास कौन है, bx, तो ये आ गया हमारे पास bx प्लस का b का स्क्वायर, मतलब bx का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, उसके बाद प्लस by, और ये हमारे पास क्या है by, और इसका क्या आ गया, स्क्वायर। अब आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं,
बी एक्स क्या होता है, ये होता है बी कॉस थीटा, और ये बी वाई क्या होता है, ये होता है बी साइन थीटा। ये आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, अभी आप फिलहाल के लिए इसे याद रखें, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस का 2a, बी एक्स की जगह क्या लिखूंगा, बी कॉस। अब देखिए एंगल, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंगल क्या आएगा सुनिएगा, यहां अगर आप देखिए तो यहां जो ये एंगल आने वाला है ना, ये एंगल किसके दरमियान का आएगा वो देखें। ये एंगल यहां जो आने वाला है वो एंगल होगा ए और बी के दरमियान का एंगल। अब आए जरा डायग्राम पे जाते हैं। अब जरा चेक करें, ये हमारा है ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर। यहां से भी अगर आप देखें तो ए और बी वेक्टर के दरमियान बनने वाला एंगल आएगा। यहां पर हमने यहां पे मेंशन ही नहीं किया ए और बी के दरमियान का एंगल क्या है, अभी मेंशन कर देते हैं। तो ए और बी वाले वेक्टर के दरमियान के एंगल को हम बोल देते हैं थीटा, सही है। और यहां पे भी अगर आप देखें इसी वेक्टर को मैं इसके पैरेलल शिफ्ट करूं, यहां देखें ये हमारा बी वेक्टर है, यह गया बी वेक्टर, इस ए वाले वेक्टर को थोड़ा सा आगे कर देता हूं, तो मैंने इस ए वाले वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो यहां से भी अगर आप देखेंगे एंगल यहां पे भी अभी भी थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों साइड ऐसी है, थीटा है। और अगर आप यहां देखें ये वाला, इससे पीछे वाला जो एंगल हमने इसको क्या कहा हुआ है, इसको हमने कहा हुआ है गामा। क्या कहा हुआ, गामा। तो अगर याद रखिएगा ये जो पूरा एंगल है ना, पूरा एंगल ये है 180 डिग्री का। कितने का है ये पूरा, कितने का होगा, 180 डिग्री का। और उस 180 डिग्री में से अगर मैं माइनस करवा दूं किसको, इस गामा वाले एंगल को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा थीटा। ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बात बताई, ये बहुत आसान सी बात है। ये जो पूरा एंगल है ये होता है 180 का। इस 180 में से अगर हम इस गामा को माइनस करवा दें तो बचेगा सिर्फ ये वाला एंगल जो है थीटा, और हमें मिल जाएगा थीटा। आपको करना ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल थीटा ही लिख देना है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं बस, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मेरा काम है, मुझे आपको बताना जरूरी है। ये बातें आप लोगों को, छोटी छोटी बातें बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। चले भाई, तो आपको समझ आ गया मैं क्या लिखूंगा यहां पर, क्योंकि ए और बी के दरमियान के एंगल को हमने बोला हुआ थीटा। उसके बाद प्लस बी एक्स है, तो बी एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, बी कॉस थीटा, और इसके क्या है स्क्वायर। उसके बाद प्लस बी वाई को हम क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा, और इस पे क्या है स्क्वायर, तो आ गया हमारे पास स्क्वायर। अब जरा आगे देखें, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा प्लस का, अब ये जो पावर 2 है वो दोनों पे अलग अलग आएगी, मतलब ये पावर 2 बी के ऊपर भी आएगी, ये पावर 2 कॉस के ऊपर भी आएगी। तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, इधर भी यही होगा बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप गौर करें इन दोनों में क्या बी स्क्वायर कॉमन नहीं है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से बी स्क्वायर को क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। तो ए स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा प्लस का, इन दोनों में से मैंने क्या किया, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको कुछ याद आया, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, हमें याद आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो हमारे पास आर स्क्वायर बराबर आ गया किसके, ए स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा प्लस का बी स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात क्लियर है, ये 1 हो गया। अब हमें सिर्फ आर चाहिए, सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। ये तो आर के ऊपर स्क्वायर है, हमें आर स्क्वायर नहीं सिर्फ आर चाहिए, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इक्वल टू की दूसरी साइड क्या आ जाएगा, रूट। तो हमारे पास आर बराबर आएगा किसके, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर, आई होप कोई मसला नहीं है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आर जो वेक्टर है ना, ये असल में किसके बराबर था, ये हमें कब मिला था, ये जब मिला था
जब हमने ए वाले वेक्टर के अंदर बी वाले वेक्टर को ऐड किया था। इसका मतलब ये हमारे पास जो फॉर्मूला, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अभी कब मिला, जब हमने ए वेक्टर के अंदर बी वाले वेक्टर को ऐड किया। तो इसका मतलब आंसर ये आया। तो r इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए प्लस बी किसके बराबर होगा, इसके बराबर। यही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर हमारे पास a माइनस बी की फॉर्म में लिखना हो, मतलब रिजल्टेंट जो हमारा हो वो क्या हो, a माइनस बी हो क्या आ रहा हो, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे ए स्क्वायर, सिर्फ यहां प्लस था अब आएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस 2ab cos थीटा प्लस का b स्क्वायर। ये मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, सही है ना, ये याद रखिएगा। a प्लस बी करके अगर रिजल्टेंट आएगा तो ये है, और रिजल्टेंट अगर a माइनस बी करके आएगा तो फॉर्मूला ये होगा। आई होप कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम रिजल्टेंट वेक्टर को फिजिक्स के अंदर, मतलब ये हमारे को एक, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। क्यों कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे कॉस फंक्शन आ रहा है। क्लियर, यहां से आप कॉस थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है लॉ ऑफ कोसाइन। अब यहां पे हम फिजिक्स के अंदर लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, वो क्या है, क्या हम इसके जरिए इसी फॉर्मूले के जरिए क्या हम रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल मालूम कर सकते हैं। एंगल को हम फिजिक्स में डायरेक्शन भी कहते हैं। तो यहां पे क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या हम रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा सर नहीं। क्यों, क्योंकि सर, आप बोलेंगे सर क्योंकि अगर आप यहां देखें तो यहां पर हमारे पास ये आ गया, हमारे पास क्या है, सॉरी यहां पे देखें ए और आर, मतलब ये आर जो है ना हमारा एंगल कौन है, बीटा। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो है बीटा, और यहां अगर आप देखें तो यहां कहीं भी बीटा नहीं है। इसका मतलब इसके जरिए आप बीटा नहीं कैलकुलेट कर सकते, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते, समझ गया। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए। कॉस थीटा जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्या हमेशा आप इसको आर के लिए इस्तेमाल करेंगे, नहीं स्टूडेंट, आप इसको किसी और, मतलब यहां पे और भी तो साइड मौजूद है, आर मौजूद है, ए मौजूद है, बी, क्या मैं इसको ए के लिए लिख सकता हूं, बिल्कुल। कैसे लिखूंगा ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा देखिएगा यहां पर। इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी ज्यादा काम आ सकती है। तो हम इसको ए के लिए कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं, ब्लैक से लिख रहा हूं। ए के लिए हम लिख सकते हैं इसको ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए आ गया तो अब बाकी दो साइड को स्क्वायर करके सम करेंगे, तो आर का स्क्वायर प्लस का 2, अब यहां देखें प्लस का 2r b cos, अब यहां एंगल को अभी छोड़ दे इसके बाद फिर b का स्क्वायर, ये आ गया। और अगर हम इसको b के लिए लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे b का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस 2r a cos, एंगल को अभी छोड़ दें, प्लस a का स्क्वायर। एंगल क्या आएगा, अब जरा देखिएगा, r और b के दरमियान एंगल क्या है, R और B के दरमियान एंगल क्या है, अल्फा, तो यहां आएगा अल्फा। और इसी तरीके से R और A के दरमियान एंगल है बीटा, तो यहां हमारे पास आएगा एंगल बीटा। आई होप यहां तक कोई मसला नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ बताना मेरा काम था, सही है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको करना यहीं तक है। और ये तो वैसे भी आपके सिंध बोर्ड के अंदर तो इंक्लूड भी नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, सॉरी लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या है, जल्दी से मैं बता देता हूं। यहां पर आप क्या कर लें, ये आपके सामने आ गया ए वेक्टर, ये आपके सामने आ गया बी वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट वाले वेक्टर की हेड से टेल से स्टार्ट हो गया, लास्ट वाले वेक्टर की हेड पे जाएगा, इसे हम कहते हैं आर। ए के सामने एंगल जो बनता है उसे हम कहते हैं अल्फा, बी के सामने जो एंगल बनता है उसे हम कहेंगे बीटा, और सी के सामने आर के सामने जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे गामा। अब हम लॉ ऑफ कोसाइन को लिखते हैं कैसे, हम इसे लिखते हैं a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन गामा। अब मैं अपनी कंडीशन में लिखूं क्या, बिल्कुल अपनी कंडीशन में लिखते हैं। तो हम यहां देखें a के सामने एंगल कौन है, ये हमने पहले a लिखा, a की लेंथ आ गई, डिवाइडेड बाय a के सामने एंगल कौन है अल्फा, तो ये आएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू
बी वाला वेक्टर है तो बी लिखूंगा, उसके बाद डिवाइड बाय साइन, बी के सामने एंगल कौन है बीटा, तो ये आ गया साइन बीटा इज इक्वल टू आर है, आ गया आर, आर के सामने एंगल कौन है गामा, तो ये आ जाएगा साइन गामा। इसी तरीके से हम लॉ ऑफ कोसाइन को अपनी कंडीशन में भी लिख सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया। इसे हम यूज कैसे करेंगे, यूज क्यों करेंगे, अपनी कंडीशन के हिसाब से। ज्यादातर इसका यूज ये होता है कि हमें अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कैलकुलेट करना होता है, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी होती है, उसके लिए हम इस लॉ ऑफ साइन को यूज करते हैं। वैसे आप चाहें अपनी कंडीशन के हिसाब से दोनों से आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। वही वाली बात है, आपको क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से ही पता चलेगा कि आपको कौन सा लॉ यूज करना है मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए। और एंगल के लिए भी अगर आपको करना है तो एंगल के हिसाब से भी आप देख लीजिएगा आपको क्या क्या पता है, उसके हिसाब से आप रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी, आपको बस थोड़ी बहुत एंगल की समझ आनी चाहिए, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, इंशाल्लाह समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, वो किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ना है, उसका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा जगह इस्तेमाल होता है। यहाँ पे भी आप देखें तो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ही हेल्प लेके इसको सॉल्व किया। तो आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।